Hello students, good morning. Welcome to our channel Target with Lallan Sarma. जंग रहमत है कि लानत अब ये सवाल ना उठे, जंग रहमत है कि लानत अब ये सवाल ना उठे, जंग जब आ ही गई है सर पे तो रहमत होगी। आजकल विद्यार्थी चीन के बॉर्डर पर माहौल अच्छा नहीं है। युद्ध तो कोई नहीं चाहता, लेकिन मजबूरी में युद्ध करना भी पड़ता है। बहरहाल आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस पढ़ेंगे विद्यार्थी। तो हिंदी में कहते हैं इसे वैद्युत प्रतिरोध। जब किसी कंडक्टर के सिरों को बैटरी से जोड़ते हैं तो उसके बीच पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न हो जाता है। यहाँ V इधर 0, इधर प्लस, इधर माइनस, इस टाइप से पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण धारा बहने लगती है। तो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के अनुपात को क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस कहेंगे। और मतलब समझते हैं, जब किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर स्थापित किया जाता है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, इस चैप्टर में हर जगह विभवांतर या पोटेंशियल डिफरेंस वो जो है डीसी करंट द्वारा होता है, बैटरी द्वारा ही यहां उत्पन्न किया जाता है। एसी हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, वो आगे चलकर पढ़ेंगे। जब किसी कंडक्टर के सिरों को बैटरी से जोड़ा जाता है तो विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर और उसके कारण प्रवाहित धारा के अनुपात को उस चालक का वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। ये तो हुआ हिंदी में परिभाषा। इंग्लिश में है द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस टू द करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। तो ये होता है R इक्वल टू होता है V अपॉन I। अगर कंडक्टर के सिरों के बीच अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस V हो और उसके कारण जो करंट फ्लो करता है वो I है, तो V अपॉन I के रेशियो को इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस कहते हैं, वैद्युत प्रतिरोध कहते हैं। तो यहां से तो ये है। हाँ, कुछ इसके बारे में और चर्चा कर लेते हैं। यूनिट, इसका यूनिट है वोल्ट पर एम्पियर। मैं कह रहा हूं वोल्ट और एम्पियर ये वैज्ञानिक का नाम है। अगर आप यूनिट में लिख रहे हैं तो उसे यूनिट के लिए लिख रहे हैं तो उसे स्मॉल लेटर से लिखना होगा। अगर केवल एक अक्षर लिखते हैं तो केवल कैपिटल लेटर में V और कैपिटल लेटर में A लिख सकते हैं। नियम तो यही है। और इसे कहते हैं क्या? वोल्ट बटे एम्पियर को कहा जाता है ओम। इसका सिंबल होता है यूं। तो ये यूनिट हो गया। अब इसकी डायमेंशंस पर हम चर्चा करेंगे। तो डायमेंशन के लिए हमें तोड़फोड़ करना होगा। वोल्ट डायमेंशन के लिए क्या करना होगा? इसे तोड़ना होगा। तो V इक्वल टू होता है पोटेंशियल डिफरेंस। V इक्वल टू होता है W अपॉन Q होता है। तो इसके स्थान पे हम लिख सकते हैं जूल पर कूलाम। तो कूलाम नीचे आ जाएगा। जूल पर कूलाम बटे एम्पियर है। तो चलो भैया इसे लिखो, जूल पर कूलाम, COULOMB, जूल पर कूलाम। कूलाम भी साइंटिस्ट का नेम है, पहला अक्षर स्मॉल लेटर से लिखना चाहिए, अपॉन एम्पियर। इतना आया। तो कूलाम तो इनके साथ आ जाएगा। अरे भाई, इतना बटा एक करेंगे, एक एकदम ऊपर जाएगा, ये इसके साथ हो जाएगा। जूल को जूल रहने दीजिए, क्योंकि अब हम उसको लिख ले जाएंगे। जूल बटे कूलाम गुणे एम्पियर। जूल बटे कूलाम गुणे एम्पियर। हाँ, तो ये इस टाइप से हो जाएगा। अब इसमें हम सबका
मतलब सबका मतलब हम जानते हैं, यहां तक तोड़ फोड़ की है। ये कुछ मत करिए, समझिए यूनिट का ही तोड़ फोड़ हम कर रहे हैं। अब डायमेंशंस हम लिखेंगे। हाँ, डायमेंशंस इक्वल टू, यहां वर्क की वर्क लिख लेंगे आप mL²T⁻²। कार्य की बीमा आप जानते हैं तो डायरेक्ट लिख लीजिए। और कूलम Q इक्वल टू IT, तो ये AT हो जाएगा। और यहाँ पे ये है A है ही है, एम्पियर A हो गया। यस, एक में कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा mL² L² और T⁻³ 1⁻²। ये रहा आपका डायमेंशंस। तो डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस आर mL² T⁻³ 1⁻² हुआ। तो ये डायमेंशंस हुआ विद्यार्थी, ये यूनिट हो गया। अब रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ा सा और समझा जाए। जैसे आपने पोटेंशियल डिफरेंस, ये इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वास्तव में है क्या चीज? इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस यह है जो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस लगाने से जो इलेक्ट्रॉन गति करता है वो यहाँ के धनायनों से टकराता रहता है। टकराने की वजह से उसकी ऊर्जा लॉस हो जाती है, तो वो इलेक्ट्रॉन जो है स्लो चलने लगता है, तो करंट क्या होता है? कम बहता है, तो ऊर्जा लॉस हो जाती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सब बात है वहां पे। अब इसका ये मतलब कि मान लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस हमने V किया, I करंट बहे, पोटेंशियल डिफरेंस को और बढ़ाते हैं तो धारा और बढ़ेगा। लेकिन जिस पोटेंशियल डिफरेंस को हम जिस अनुपात में बढ़ाते हैं उस अनुपात में करंट नहीं बहता है, करंट कम बहता है। तो जितना कम बहता है, करंट जितना कम होगा उस धातु का इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा। मान लेते हैं ये वायर चांदी का होता है, अगर ये चांदी का वायर होता तो पोटेंशियल डिफरेंस जितना लगाएंगे उसी अनुपात में लगभग धारा भी बहेगी, मतलब धारा बहुत ज्यादा बहेगी। अगर उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस हम लगाएं कॉपर के तार पे, तो अब देख रहे हैं धारा का मान क्या हो गया? और कम हो गया। इसका मतलब कॉपर का रेजिस्टेंस चांदी के रेजिस्टेंस से क्या है? ज्यादा है। फिर अगर उतना ही पोटेंशियल एल्युमिनियम के वायर में हम लगाएं तो अब हम देख रहे हैं करंट और कम हो गया। तो धारा का मान जब घटता जाएगा तो आर का मान बढ़ता चला जाएगा। तो चांदी एक ऐसा वायर है जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस लगाने पर करंट सबसे ज्यादा फ्लो करता है, उसकी कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा है, ज्यादा कंडक्टर वाला धातु है, चालकता उसकी ज्यादा है। तो इसका ये मतलब हुआ, हम सोचे आपको फील करा दे। तो करंट अगर कम बहता है किसी धातु में, पोटेंशियल डिफरेंस, वही पोटेंशियल डिफरेंस आप देखिए, मैंने चांदी में लगाया, मैंने कॉपर में लगाया और एल्युमिनियम, तीन धातु लेकर लिया। तो चांदी में देख रहे हैं वही पोटेंशियल डिफरेंस लगाने पे धारा ज्यादा है, तो जाहिर उसका रेजिस्टेंस कम। और दूसरे नंबर पे जो चालकता है सबसे ज्यादा वो कॉपर की है। कॉपर में पोटेंशियल डिफरेंस लगाया तो अब फिर धारा देख रहे हैं तो पहले से थोड़ा सा कम आया है। एल्युमिनियम का वायर ले रहे हैं जो कि सस्ता है, बहुत आसानी से मिल जाता है, तो एल्युमिनियम का वायर ले रहे हैं, वही पोटेंशियल डिफरेंस लगाने पर करंट का मान और कम, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस का मान बढ़ता चला जा रहा है। तो ये आपकी फीलिंग आपके अंदर होना चाहिए। और हाँ, एक चीज और, हाँ कोई यहां पे देखें, एक ओम किसे कहते हैं? डिफिनीशन ऑफ 1 ओम। इसके बाद अगर हम देखना चाहें डिफिनेशन ऑफ 1 ओम, एक ओम की परिभाषा बतानी है, एक ओम की परिभाषा बतानी है। तो आपको R इक्वल टू V अपॉन वाई वाले कंसेप्ट पर गौर करना चाहिए। यदि किसी कंडक्टर के सिरों के बीच एक बोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस स्थापित करने से कंडक्टर में बहने वाली धारा 1 एम्पियर हो, तो इस कंडक्टर का इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस 1 ओम के बराबर होगा।
ये डिफिनेशन आप दोबारा देखिए। किसी कंडक्टर के सिरों के बीच एक वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस स्थापित करने से यदि उस कंडक्टर में बहने वाली धारा 1 एम्पियर हो तो उस कंडक्टर का इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस 1 ओम के बराबर होगा। तो 1 ओम कोई कहे तो आपको इसी परिभाषा से, इसी फार्मूले से आपको बना के लिख देना चाहिए। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस के बारे में कुछ और जानकारी हमको देना है। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस किस चीज पर डिपेंड करता है, किस चीज पर डिपेंड नहीं करता है, तो ये सब जानकारी देना है। तो चलिए कुछ फार्मूला और देखते हैं। तो ये इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में फार्मूला आया था I इक्वल टू NEAVD। इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन आया था हमारा, ये आया था। और हम इससे पहले निकाल चुके हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD इक्वल टू EV टाउ अपॉन ML। ये हम डेरिवेशन कर चुके हैं। इसकी सहायता से हम कुछ और फार्मूला निकालते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो इक्वेशन 1 में NEA VD के स्थान पे ये वैल्यू आप वहां पे पुट करिए तो आएगा EV टाउ अपॉन ML। तो यहां से E 2 स्थानों पर है, E स्क्वायर कर देंगे, E स्क्वायर कर देंगे तो I अपॉन V चाहे तो आप लिख दीजिए, अगली लाइन में पलट दिया जाएगा। तो ये हो जाएगा NE स्क्वायर A टाउ अपॉन ML हो गया। यहाँ पे ये एल लगाने में कंफ्यूज हो जाएगा, स्मॉल एल ही हर जगह इस टाइप से लिखिए। यस, NE स्क्वायर A टाउ, और दोनों तरफ को उल्टा कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है। और V अपॉन I इक्वल टू होता है NE स्क्वायर ML अपॉन NE स्क्वायर A टाउ, ये होता है। और V अपॉन I को अभी हम लोग देखें वो क्या है, रेजिस्टेंस है। तो ये रेजिस्टेंस R इक्वल टू हो जाएगा ML अपॉन NE स्क्वायर A टाउ हो जाएगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, इसको आपको याद कर लेना चाहिए। तो V अपॉन I R के बराबर होता है, अभी हम लोग देखें। तो यहां पे अगर ये एक कंडक्टर मटेरियल एक फिक्स है, उसका टेम्परेचर अगर नहीं बदल रहा है तो ऐसे केस में R इक्वल टू M अपॉन NE स्क्वायर A, NE स्क्वायर टाउ इंटू हो जाएगा L अपॉन A। तो ये जो है ये कांस्टेंट रहेगा। R इक्वल टू, इस कांस्टेंट का नाम है रो इंटू L अपॉन A, where रो इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। रो इक्वल टू रेजिस्टिविटी, RESIS रेजिस्टी, where रो इज रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसका नाम हो गया। तो ये चीज, अगर ये चीज देखिए, मास ये बदलने वाला नहीं है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम ये बदलने वाला नहीं है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ये भी बदलने वाला नहीं, टाउ भी बदलने वाला नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि इसमें कुछ चीज जो है टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता, लेकिन एक टेम्परेचर और एक मटेरियल के लिए ये चीज क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट है तो उसके स्थान पे आ गया रो, और उस रो को कहा जाता है विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहा जाता है हिंदी में। हाँ, तो आर का मान किस पर निर्भर करता है, आर का मान जो है लेंथ पर निर्भर करता है। लेंथ जितना ज्यादा होगा आर का मान उतना ज्यादा होगा। और देखिए वही उसी धातु का तार है, एक ये है एक ये, और इसी धातु का तार है इतना बड़ा, सेम दोनों एक ही वायर है, दोनों कापर का वायर समझ लीजिए, दोनों वही कापर है, सब कुछ सेम है। तो सेम है तो किसका रेजिस्टेंस, यहां तो रेजिस्टेंस पता चल गया कि इस वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, इस वायर का रेजिस्टेंस ज्यादा होगा,
मतलब R1 इज ग्रेटर देन R2। तो लंबे व पतले तार का रेजिस्टेंस क्या होगा? R प्रोपोर्शनल स्मॉल l, मतलब रेजिस्टेंस का मान लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। R प्रोपोर्शनल 1 एरिया, अनुप्रस्थ काट के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अनुप्रस्थ काट का एरिया या मोटाई क्रॉस सेक्शन उसकी ज्यादा रहेगी तो रेजिस्टेंस का मान क्या होगा? कम होगा। तो पतले व लंबे तार का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, मोटे व छोटे तार का रेजिस्टेंस कम होता है। तो जब आप अपने घर पे लाइट ले आते हैं कहीं दूर से, आपका ट्रांसफार्मर बहुत दूर है, वहां से केबल के माध्यम से अपने घर पे जब लाइट लाएंगे तो तार बहुत लंबा होने के कारण क्या करेगा? रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा बनाने लगेगा, तार ज्यादा गर्म होगा, ज्यादा फॉल्ट होने का डर है, मतलब लाइट कट जाएगी। अगर वही ट्रांसफार्मर आपके घर के बहुत करीब है, वहां से आप लाइट लेके आए हैं अपने घर पे, तो तार छोटा, माना तार की मोटाई नहीं बढ़ी लेकिन तार की लंबाई बहुत कम हो गई। जब तार की लंबाई एल का मान कम हो जाएगा तो आर का मान कम नहीं जाएगा। तो आपके घर के नजदीक अगर ट्रांसफार्मर है, वहां से केबल ले आए हैं, बहुत छोटा तार है, तो छोटे तार का रेजिस्टेंस कम होगा। और रेजिस्टेंस कम होना हमारे लिए क्या है? अच्छी बात है। हम चाहते हैं हमारा तार ज्यादा गर्म न हो। तो ये सब आप अपने निगाह से फील करिएगा। कुछ लोगों घर ऐसा है बेचारे, उनके घर से ट्रांसफार्मर बहुत दूर पड़ता है, उतना लंबा केबल के द्वारा ले आते हैं तो तार ज्यादा गर्म होता है, उसका वो बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस बनाएगा। वही केबल अगर नजदीक ट्रांसफार्मर मिल जाए तो तार कम गर्म होगा, रेजिस्टेंस कम बनेगा और ये आपके लिए अच्छा रहेगा। हाँ, तो ये चीज हमें आपको समझाना था। रही बात अब रेजिस्टिविटी की, बात कर लेते हैं। ये तो इनका हो गया, आर का मसला ये हो गया। और रेजिस्टिविटी रो इज इक्वल टू, यहां पे आया है यम एन ई स्क्वायर। हाँ, रेजिस्टिविटी का मान जो है शेप एंड साइज पर निर्भर नहीं करता है, शेप एंड साइज पर निर्भर नहीं करता है। सॉरी, ये नहीं है, तभी मैं कहूं ये टाउ है। तो देखिए इसमें ना तो इस रो में ना तो लंबाई है ना तो अनुप्रकार का एरिया। मतलब किसी पदार्थ की रेजिस्टिविटी जो है वो तार की लंबाई पर और उसकी छोटाई मोटाई। हाँ, इन दोनों में रेजिस्टिविटी दोनों का क्या है? रो है, दोनों का सेम है। जैसे R1 R2 यहां कह दिए, लेकिन यहां रो1 रो2 नहीं कह पाएंगे। तो दोनों वायर हैं, दोनों का रेजिस्टिविटी क्या है? सेम है। ये चीज हमें आपको बताना था। यहां पे देखिए कितना बढ़िया सेट हो गया सब आपका। तो रेजिस्टिविटी का मान लेंथ पर निर्भर नहीं करता और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड नहीं करता। मतलब अगर एक ही धातु का तार है तो लंबा है या पतला है, मोटा है या छोटा है, जो भी कुछ है, उसी धातु के तार के लिए रेजिस्टिविटी का मान अलग अलग नहीं होता। जबकि रेजिस्टेंस का मान उसी धातु के तार की लंबाई ज्यादा तो रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, लंबाई कम है तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। और जो तार वास्तव में होना चाहिए रेजिस्टेंस कम करने के लिए, तार की लंबाई कम मतलब जो आपका ट्रांसफार्मर है वो आपके घर के नजदीक होना चाहिए। तार की लंबाई कम हो और केबल मोटा हो तो उस वायर का इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का मान कम होगा और ये हमारे लिए अच्छी बात है। तो आप भी घर के आसपास लाइट वगैरह लेते समय आप ये सब ध्यान दीजिएगा, प्रैक्टिकली है। और ये रो का मान शेप एंड साइज पर, रो डज नॉट डिपेंड ऑन शेप एंड साइज। हाँ, यहां लिखा है, अरे शेप एंड साइज यहां कहां है? लंबाई ना तो है ना तो एरिया है, तो शेप एंड साइज पे कहां डिपेंड करता है? रो डिपेंड्स, हाँ ये चीज और कह सकते हैं, रो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड मटेरियल। रो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड मटेरियल। हाँ, जो भी हो।
तो यही इसके बारे में हमें विद्यार्थी आपको बताना था। रो का मान शेप एंड साइज पर निर्भर नहीं करता। मैं आपको यहां पहले बता चुका हूं, तार लंबा है, तार छोटा है, मोटा है, जो भी है, लेकिन एक धातु के तार के लिए रो का मान अलग अलग नहीं होता, देख लीजिए यहां पे। लेकिन रो का मान टेम्परेचर और मटेरियल पर डिपेंड करता है। टेम्परेचर, अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो हो सकता है उसका आयनाइजेशन बढ़ जाए, कंडक्टर के अंदर आयनाइजेशन बढ़ जाए तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी। टेम्परेचर बढ़ा देने से इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से धनायन से टकराने लगेंगे। बहुत तेजी से जब टकराएंगे तो रिलैक्सेशन टाइम का मान घट जाएगा। एवरेज रिलैक्सेशन टाइम का मान घट जाएगा अगर आप टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो ये चीज आपको गौर करना है। हाँ विद्यार्थी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोध इसकी हिंदी होती है, विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता इसका नाम है। हम लोग अभी पढ़े हैं वही रो जो हम लोग पढ़ चुके हैं। हाँ, एक चीज विद्यार्थी आपको ये बताना था हल्का सा, R इक्वल टू एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ। इसका सबका मतलब हम नहीं बोल पाए। तो एम क्या है? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। एल लेंथ, एल इक्वल टू क्या है? लेंथ ऑफ द वायर। एन इक्वल टू है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। ई इज इक्वल टू है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ए क्रॉस सेक्शन ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ए है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और टाउ है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। सबका मतलब आपको पहले बताया जा चुका है, फिर भी रिपीट करना हम जरूरी समझ रहे थे, तो आप इसे ध्यान दें। हाँ, बोर्ड वाले लड़कों के लिए और दिया रहता है तो थोड़ा सा ये भी जान लीजिए, इस पे भी फार्मूला है। तो इसमें दिया है किसी कंडक्टर के भीतर किसी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड और उस बिंदु पर करंट डेंसिटी के रेशियो को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी कहते हैं। हाँ, ये चीज ध्यान दीजिए। इंग्लिश में यही परिभाषा देखिए, द रेशियो ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट विद इन द कंडक्टर एंड द करंट डेंसिटी एट दैट पॉइंट इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। किसी कंडक्टर के भीतर किसी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड और उस बिंदु पर करंट डेंसिटी के रेशियो को, अनुपात को क्या कहते हैं? विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता कहते हैं। हाँ, इसकी सहायता से भी फार्मूला बनाते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इज इक्वल टू होता है V अपॉन एल। वैद्युत क्षेत्र तीव्रता इज इक्वल टू आप लोग जानते होंगे V बाई डी करके लिखा जाता है, तो वहां से ये चीज लिखा है। और इसमें हर जगह वायर की लेंथ को हम एल लिए हैं तो यहां भी एल लिखना पड़ेगा। और करंट डेंसिटी J इक्वल टू होता है I अपॉन ए। चलिए भी ठीक है। अब V अपॉन एल गुणे A अपॉन आई हो जाएगा। इसे V अपॉन आई इकट्ठा कर लेंगे एक स्थान पे, ये हो जाएगा A अपॉन एल। और V अपॉन आई क्या चीज है? R इंटू ए अपॉन एल। ये रो इक्वल टू हो जाएगा। और रो के बारे में टोटल हम पढ़ चुके हैं, सब कुछ किया है। तो रो इक्वल टू होता है आर ए अपॉन एल। आर का तो यूनिट आया था ओम, लेकिन रो का यूनिट आएगा ओम गुणे मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर। तो ओम गुणे मीटर केवल बचेगा। हाँ, तो यूनिट ऑफ रो इज इक्वल टू हो जाएगा ओम गुणे मीटर। हाँ, ये यूनिट हो जाएगा यहां पे। और डायमेंशंस ऑफ रो इज इक्वल टू, डायमेंशंस हम लोग अभी रेजिस्टेंस का, रेजिस्टेंस का ओम होता है, उसका डायमेंशन निकाल लिए हैं हम लोग, अभी निकाले थे। क्या आया था? एम एल स्क्वायर टी पावर -3 एक पावर -2।
शायद यही आया था रेजिस्टेंस का जो डायमेंशन अभी आया था हमारा, यही आया था। अरे ओम का अलग से निकाल के फिर मीटर से गुणा कर देना, यल की एक पावर हम लोग क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, तो ये हो जाएगा एम यल पावर 3 एक पावर -3 सॉरी टी पावर -3 एक पावर -2, तो यल की एक घात यही मीटर आ गया ना यूनिट में, देखिए यही यल की एक पावर बढ़ा देंगे तो रेजिस्टिविटी का डायमेंशन शो हो जाएगा। तो विद्यार्थी ये चीज आपका क्लियर है। अब रेजिस्टिविटी का एक और डिफिनेशन फार्मूला की सहायता से भी आपको देख लेना चाहिए। इफ एल इक्वल टू 1 मीटर और ए इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर, देन तब क्या होगा, देन रो इक्वल टू आर ओम, देन रो इक्वल टू आर। ये चीज यहां से देखिए, यदि किसी वायर की लेंथ 1 मीटर हो और उसके अनुप्रस्थ काट का एरिया 1 मीटर स्क्वायर हो, लेंथ एल इक्वल टू 1 मीटर हो, तो इस वायर का जो भी रेजिस्टेंस होगा वो रेजिस्टिविटी के क्या होगा, इक्वल होगा। यदि किसी तार के 1 मीटर लंबाई वाले किसी तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो, तो इस तार का जो भी प्रतिरोध होगा वो विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता के बराबर होगा। ये चीज हम आपसे कह रहे थे। तो आप देखिए, अब ये चीज एक वायर के लिए छोटा मोटा होने से कहां पे, चाहे जितना लंबा वायर ले लीजिए किसी धातु का, चाहे जितना मोटाई ले लीजिए, लेकिन इसकी कंडीशन क्या है, वो तार की लंबाई 1 मीटर होना चाहिए, 1 मीटर लंबे तार, और उसके अनुप्रस्थ काट का एरिया वो भी 1 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। अगर ऐसा है तो उस वायर का जो भी रेजिस्टेंस होगा, भगवान कसम, वो रेजिस्टिविटी के बराबर होगा। तो कहां इसमें डिपेंड कर रहा है, तार छोटा बड़ा कहीं कोई लेना देना नहीं, इसकी ये कंडीशन पूरा करेगा तब जाके वो रेजिस्टिविटी के बराबर होगा। हाँ विद्यार्थी, इस कंसेप्ट पर अब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। पहला सवाल है, द रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज कैपिटल आर ओम, व्हाट विल बी इट्स न्यू रेजिस्टेंस इफ इट इज स्ट्रेच्ड n टाइम्स इट्स ओरिजिनल लेंथ। मतलब कोई वायर है, इसका रेजिस्टेंस कितना है, कैपिटल आर ओम है, और अब कह रहा है यदि उस वायर की लेंथ n टाइम्स बढ़ा दिया है, उसकी तार की लंबाई n गुना बढ़ा दिया जाए, स्ट्रेच कर दिया जाए, तो उस वायर का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा। लंबाई n गुना बढ़ा देंगे तो प्रतिरोध का मान क्या हो, रेजिस्टेंस का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मान लेते हैं कोई कंडक्टर है, इसका इनिशियल लंबाई l है, इसके क्रॉस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, कैपिटल L है, तो इसका रेजिस्टेंस दिया हुआ है R इक्वल टू रो इंटू एल अपान ए इक्वेशन 1, ये गिवन है। इस वायर का लेंथ एरिया नहीं दिया है तो कोई एक मान के चल रहे हैं। हाँ, ये हो गया, पहला इक्वेशन बन गया। अब ये कह रहे हैं कि इस वायर को खींचकर इसकी लेंथ को क्या कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है, वो भी n गुना, n मतलब पता नहीं कई गुना है, तो इसकी लंबाई a डैश मान लेते हैं और एरिया, लंबाई l डैश और एरिया a डैश हो गया। अब भाई तार पतला हो जाएगा जब इसी वायर को खींचकर पता कितना गुना बढ़ा देंगे, 2 गुना 5 गुना, यहाँ कंफर्म गुना नहीं कह रहा है, n टाइम्स मतलब n गुना। तो इसकी सहायता से एक ऐसा फार्मूला आएगा जो आने वाले कल में आपके लिए बड़ा लाभकारी होने वाला है। ये बोर्ड लेवल पर या कंपटीशन लेवल पे हर जगह जरूरी सवाल है, ध्यान दें। किताब में भी सबके दिया होगा, हिंदी इंग्लिश सब में दिया है। हाँ, ये देखें, ये हो गया। अब इसका रेजिस्टेंस R तो नहीं रह जाएगा, R से ज्यादा होगा, वायर की लंबाई बढ़ गई और तार पतला हो गया तो रेजिस्टेंस बदल जाएगा। रेजिस्टेंस हो गया, मान लेते कितना, R डैश हो जाएगा। लेकिन किसी एक वायर का रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होता है, तो ये भी अब भी क्या रहेगा, रो। ये हो गया। न्यू रेजिस्टेंस हमको चाहिए डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1, समीकरण 2 में 1 से भाग देने पर। हिंदी इंग्लिश कोई है, सबके लिए उपयुक्त है, इसी बहाने आपको अंग्रेजी भी आ जाएगा, जो हिंदी वाले बच्चे हैं तो भी ध्यान दे। तो ये R डैश अपान R हो जाएगा, इतने में इतने से भाग देना है, और पहला काम तो रो कैंसिल हो जाएगा। ये L डैश अपान A डैश हो गया, इतना बटे इतना करना, तो ये पलट जाएगा,
अब की बार हो जाएगा ए अपान एल, इतना आया। या इसे हम लिख सकते हैं एल डैश अपान एल गुणे ए अपान ए डैश। इसे आप इक्वेशन थर्ड मान के आराम करने दीजिए आप। अब यहां समस्या है, हमारे पास जो ज्ञान है वो केवल लेंथ के बारे में दिया है कि लेंथ जो है n टाइम्स इंक्रीज कर गया। एरिया के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। तो जो इसका कंसेप्ट है विद्यार्थी, वॉल्यूम जो है कांस्टेंट रहता है। वॉल्यूम मतलब इसका आयतन। ये तार इस समय इस तार का आयतन कितना है, ए गुणे अनुप्रस्थ बेलन, तार सिलेंडर होता है ना, इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ए गुणे एल हो जाएगा, अनुप्रस्थ कार का क्षेत्रफल गुणे तार की लंबाई। और इस वायर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ए डैश गुणे एल डैश हो जाएगा। तो ये इक्वल होता है तार के खींचने के पहले तार का आयतन बराबर तार के खींचने के बाद तार का आयतन, ये कांस्टेंट रहता है। तो यहां कहेंगे कि वॉल्यूम ऑफ द वायर इज कांस्टेंट, वॉल्यूम ऑफ द वायर इज कांस्टेंट। देन आप यहां लिख लीजिए ए गुणे एल इक्वल टू ए डैश गुणे एल डैश, ये चीज आपका आया। तो अब आप एरिया हमको हटाना होगा क्योंकि हमको ये ज्ञात है नहीं। तो ए अपान ए डैश इक्वल टू हो जाएगा एल डैश अपान एल। दिस वैल्यू पुट इन इक्वेशन नंबर थर्ड, ये वैल्यू इक्वेशन नंबर थर्ड में आप रख दीजिए। तो ये हो जाएगा आर डैश अपान आर इक्वल टू हो जाएगा एल डैश अपान एल का होल स्क्वायर। ये कहां से आया, अरे ए अपान ए डैश के स्थान पे क्या लिखोगे, एल डैश अपान एल, और ये एल डैश अपान एल पहले से है तो होल स्क्वायर आएगा। हाँ, अब ये काम का आपका आ गया। अब आपको इस पर गौर करना चाहिए, एन टाइम्स इट्स ओरिजिनल इंक्रीज। हाँ, व्हाट विल बी इट्स न्यू रेजिस्टेंस, नया रेजिस्टेंस क्या होगा इफ इट्स स्ट्रेच एन टाइम इट्स ओरिजिनल लेंथ। इस तार को एन टाइम्स बढ़ा दिया जाए लेंथ खींच कर, तो अगर एन टाइम बढ़ा देंगे तो एल डैश के स्थान पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, एल डैश के स्थान पे लिख सकते हैं एन एल। अरे पहली लंबाई एल थी, आपने एन गुणा बढ़ा दिया तो एन एल हो गया। मतलब जब हम लोग न्यूमेरिकल हल कर रहे हैं तो एल डैश के स्थान पे एन एल हम लिख सकते हैं। तो चलिए लिखा जाए। तो आर डैश अपान आर इक्वल टू हो जाएगा, एल डैश के स्थान पे क्या लिखेंगे, एन एल अपान एल का होल स्क्वायर। तो एल से एल यहां क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो एन स्क्वायर आया। तो आर डैश इक्वल टू आ गया एन स्क्वायर आर। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू एंड कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू आल्सो, दोनों दशाओं के लिए वैलिड है। अब ये सवाल हमारा हो गया, इसका आंसर भी यही आ गया। लेकिन ये प्रॉब्लम इसलिए हम सॉल्व करवाए आपसे, तो अब इसकी सहायता से बहुत बड़े बड़े सवाल आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। कैसे, मान लेते हैं एक वायर है, इसका रेजिस्टेंस कितना दिया है, 10 ओम है। तार की लंबाई 2 गुनी बढ़ा दी गई तो उस वायर का रेजिस्टेंस कितना होगा, तार की लंबाई 2 गुनी बढ़ा दी जाएगी। तो यहां क्या कहेंगे, 2 का वर्ग गुणे आर, आर कितना 10, तो हो गया 2 × 4, 4 दहा में 40। तो नया रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। एन क्या है, 2 गुना बढ़ा दिया गया, 3 गुना बढ़ा दिया गया, तार की लंबाई जितने गुना 3 का वर्ग हो जाएगा। तार की लंबाई 4 गुना बढ़ा दिया तो यहां 4 का वर्ग हो जाएगा। तार की लंबाई 5 गुना बढ़ा दिया तो एन क्या, तो एन क्या है, नंबर ऑफ टाइम्स वायर इंक्रीज और डिक्रीज। हाँ, तो एन आपको यही ध्यान देना है कि वायर लंबाई कितने गुना बढ़ रहा है या घट रहा है। जो भी होगा, पहले का आधा हो जाएगा तो एन बड़ा 2 का वर्ग कर देना, आधा हो जाएगा तो रेजिस्टेंस का मान बढ़ जाएगा, आपकी बार ऐसा हो जाएगा, कम हो जाएगा तब। तो वो वायर की लंबाई बढ़ने के क्रम में भी सवाल बनेगा और घटने के क्रम में भी सवाल बनेगा। कंप्रेस करेंगे या स्ट्रेच करेंगे, वो जैसा रहेगा। बहरहाल जो भी हो, आर डैश इक्वल टू एन स्क्वायर आर, इसकी सहायता से आप बहुत से सारे सवाल लिखे। नहीं तो हर सवाल के लिए इतना लंबा आप करिए, लेकिन ये सवाल लगाना बहुत जरूरी है, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, दूसरा सवाल देखा जाए। ए सिलिंड्रिकल वायर इज स्ट्रेच्ड टू इंक्रीज इट्स लेंथ
बाई 10%. कैलकुलेट द परसेंटेज इंक्रीज इन द रेजिस्टेंस ऑफ दिस वायर. कोई एक वायर है, उसकी जो है लेंथ 10% इंक्रीज कर दी जाए. अब तक आपने 2 गुना 3 गुना इस टाइप से बढ़ाया, लेकिन अब की बार आपको 10% बढ़ा दिया जाए तो कितने परसेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, ये आपको बताना है. तो जैसे आप जो है हाई स्कूल में इतना परसेंट पाए, इंटर में इतना परसेंट पाए, मतलब किसी सब्जेक्ट में मान लेते हैं कोई कंपटीशन परीक्षा दे रहे हैं, नीट की परीक्षा दे रहे हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में इतना नंबर पाए और सेकंड अटेम्प्ट में उससे ज्यादा नंबर पाए, तो आपके गार्जियन पूछ सकते हैं कि कितने परसेंट की वृद्धि हुई. या फर्स्ट अटेम्प्ट में ज्यादा पा गए, सेकंड अटेम्प्ट में कम पाए, तो आपके गार्जियन पूछ सकते हैं कि कितना परसेंट क्या कर गया, डिक्रीज कर गया, पतन हो गया तुम्हारा, तो उल्टा जा रहे हैं आप लोग. तो इस टाइप से यहाँ पे पूछा जाता है. तो बेसिक मैथमेटिक्स 01 न्यू वर्जन, टारगेट बी लल्लन शर्मा, इतना डालने पर यूट्यूब पर एक कैलकुलेशन का वीडियो वहां पे आपको मिल जाएगा और वो वीडियो मेहनत से आपको पढ़ लेना चाहिए. इस टाइप के सवाल कैसे हल किए जाए वहां तरीका बताया गया है. तो आइए हम सवाल पे देखते हैं. तो जो हम सवाल अभी हल किए थे वही दोबारा पहले कुछ समय तक करते. R इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए, इक्वेशन 1 बना दीजिए, पहले जैसा ही हल कीजिए. फिर R डैश इक्वल टू रो इंटू एल डैश अपॉन ए डैश, ये हो गया. इक्वेशन 2 में 1 से इक्वेशन 2 में 1 से भाग देंगे, अभी हम लोग किए थे, तो R डैश अपॉन R हो जाएगा. 2 में 1 से भाग देंगे तो ये L डैश अपॉन ए डैश बटे इतना करेंगे तो A अपॉन L हो जाएगा. तो या वॉल्यूम वाला कंसेप्ट लगाए थे कि A गुणे L इक्वल टू A डैश गुणे L डैश, तो मतलब A अपॉन A डैश इक्वल टू आएगा L डैश अपॉन L. ये वैल्यू यहाँ पे हम पुट किए थे, तो हमारा आया था R डैश अपॉन R इक्वल टू L डैश अपॉन L का होल स्क्वायर. तो इतना तो सेम करना होगा आपको. अब यहीं से फर्क हो जाएगा परसेंटेज वाले सवाल में. ये बोर्ड में भी, किताब हिंदी में भी दिया है कि एक वायर है, उसकी लंबाई जो है 10% बढ़ा दी जाती है तो प्रतिरोध में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी. बोर्ड में हर जगह की सवाल दिया, बहुत जरूरी है, वो आता भी है, कंपटीशन के लिए भी जरूरी है. तो आइए देखते हैं. अब एल डैश का मान जो कह रहा है, एल डैश बाद वाला लंबाई कितना हो जाए, पहले का 10% बढ़ा दिया जाए, पहले का 10%, तो एल डैश बराबर एल लंबाई तो है प्लस एल का 10% क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है. तो ऐसी दशा में एल कॉमन ले लेंगे या एक जीरो कम कर देंगे, 10 के 10 इतना गुणे हो जाएगा 11/10, इतना हो जाएगा, बस ठीक है. या एल गुणे 1.1 भी लिख सकते हैं, जैसी जरूरत रहेगी हम लोग प्रयोग करेंगे. आइए देखते हैं. तो ये R डैश अपॉन R इक्वल टू एल डैश के स्थान पे लिखेंगे एल गुणे 1.1 अपॉन एल, तो एल से एल कैंसिल, होल स्क्वायर है. 11 बार क्या होता है, 121. 11 बार 121 होता है, 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे. R डैश अपॉन R बराबर इतना आया. अब यहीं से लड़के को कॉन्सेप्ट होना चाहिए. तो परसेंटेज इंक्रीज बराबर होता है परिवर्तन बटे प्रारंभिक गुणे 100. ये हम पहले बता चुके. देखिए आपने, इसमें कौन ज्यादा है, हर में हमेशा प्रारंभिक रहेगा. इसमें कौन ज्यादा है, बाद वाला रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा क्योंकि R डैश ज्यादा है, क्योंकि आपने लेंथ बढ़ाया है. तो परिवर्तन मतलब R डैश माइनस R बटे प्रारंभिक, क्योंकि प्रारंभ के तुलना में ही आपका उत्थान होगा या तो पतन होगा. प्रारंभ की तुलना में रेजिस्टेंस बढ़ेगा या घटेगा, जो भी कुछ होगा वो प्रारंभ के इनिशियल की तुलना में ही होगा. तो R डैश माइनस R अपॉन R गुणे 100, यही वृद्धि हो जाएगा. तो ऐसे केस में R डैश माइनस R, तो आप जो है इसे ऐसा भी कर सकते हैं, 1 प्लस 2 1 ला के घटा लीजिए इस तरफ, तब भी चल जाएगा. तो R डैश अपॉन R माइनस 1 बराबर
1.21 को लिख सकते हैं 1 प्लस 0.21, एक घटा लीजिए तो यहां मिल जाएगा आर डैश माइनस आर अपॉन आर बराबर इतना आएगा। हाँ, रेजिस्टेंस में प्रतिशत वृद्धि, परसेंटेज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस, परसेंटेज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा आर डैश माइनस आर अपॉन आर गुणे 100, ये हो जाएगा विद्यार्थी। और इसका मान क्या है 0.21 गुणे 100, तो आंसर कितना आया 21%। 21% रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा इंक्रीज कर जाएगा। तो आपको यहां बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये कंसेप्ट जिनको नहीं समझ में आता है, बेसिक मैथमेटिक्स 01 न्यू वर्जन का वीडियो हमारा देख लीजिए, टारगेट बी ललन शर्मा लिख के, या प्लेलिस्ट में जाएंगे वहां पे बेसिक मैथमेटिक्स में एक वीडियो आपका है यहाँ पे, तो उस टाइप का कैलकुलेशन संबंधी गहरी जानकारी वहां पे बताई गई है। तो हाँ विद्यार्थी, आप इसे कॉपी कर लीजिए। अगर आपने तार की लंबाई 10% इंक्रीज कर दिया है तो उसका रेजिस्टेंस 21% इंक्रीज कर जाएगा। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, आज बस इतना ही। आप मेरे से पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।